Hello everyone, welcome in the official YouTube channel of GS Central। इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हिंदी में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4A में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ये आर्टिकल नंबर 51A अनुच्छेद नंबर 51A में शामिल हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। यह कमेटी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर बनाई गई थी और इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में, अपनी अनुशंसा में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज टू प्लेस बिफोर द कंट्री अ कोड ऑफ कंडक्ट विच द सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। मतलब इस कमेटी का मूल उद्देश्य यह था कि देश के नागरिकों के समक्ष एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक नैतिक बात रखी जाए जो सभी नागरिकों के लिए आवश्यक हो, उनका अनुपालन करना। इस आधार पर संविधान में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और जिस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसी के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। जिस वक्त मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया, उस समय इनकी संख्या कुल 10 थी, जो वर्तमान में एक अधिक होकर 11 हो गई है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा बताए गए इन 10 मौलिक अधिकारों का उल्लेख हम आगे अब देखते हैं। इस एरो डायग्राम में आपको कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को दिखाया गया है और इन 11 को एक एक करके हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे ऊपर में लिखा हुआ कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। टू अबाइड by the Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। नंबर 3 में है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अर्थात देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें कि आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। To defend the country and render national service when called upon to do so, जब ऐसा करने को कहा जाए। अगला है कि देश के सभी लोगों में या भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ठीक है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के जो भेदभाव से अलग हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं का वह त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला है, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा कंपोजिट कल्चर क्या है? अतिथि देवो भवः और
वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्या है? अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, तथा हर प्राणी के प्रति या प्राणी मात्र के प्रति वह करुणा की फीलिंग या भाव रखे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। आठवां देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की जो भावना है उसका विकास करे। अगला, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस। अगला और 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर लगातार बढ़ने का सतत कोशिश करे या प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उद्देश्य यह है कि अगर व्यक्तिगत इस देश के अंदर हर नागरिक अपना व्यक्तिगत उत्थान करेगा, अपना विकास करेगा, तो उससे अंततः इस देश का विकास हो पाएगा। आखिरी में 11 नंबर का जो है वो बाद में ऐड हुआ है। आप अगर देखें स्क्रीन पे तो नीचे लिखा हुआ है एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति, वो बालक हो या प्रतिपालित जिसको आपने रखा है अपने आप को, शिक्षा का अवसर प्रदान करे। हु इज अ पेरेंट or the guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के लिए यह उपबंध इसमें ऐड किया गया है, जो मौलिक कर्तव्यों में 11वां है और आखिरी है। आप ये भी याद रखें कि इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। मतलब मौलिक कर्तव्यों को रूस या यूएसएसआर के संविधान से वहां से हमने लिया है या सीखा है। एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एड्रेस्ड टू द स्टेट। अब हम देखते हैं कि जैसा कि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए एक प्रकार के निर्देश हैं, ठीक उसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज आर एड्रेस टू द सिटीजन, ठीक उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नागरिकों के लिए एक निर्देश हैं। द सिटीजन enjoying the fundamental rights must respect the ideals of constitution, है ना, to promote the and spirit of the brotherhood. The fundamental duties however are non-enforceable and non-justiciable। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल हैं और नॉन जस्टिसेबल है। मतलब इनका उल्लंघन अगर किसी व्यक्ति से होता है तो इसके खिलाफ हम कोर्ट या अदालत या न्यायपालिका के शरण में नहीं जा सकते हैं। आगे के सेंटेंस में इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है कि दिस मीन्स दैट नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड, है ना, बाय अ कोर्ट फॉर अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल ड्यूटी। इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर लाइक द डायरेक्टिव, है ना, प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट नंबर 4। इस प्रकार से मौलिक अधिकार जो पार्ट 4A में उल्लिखित हैं और डीपीएसपी जो पार्ट 4 में उल्लिखित है, इन दोनों में एक समानता यह भी है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्लेस्ड at the end of part 4 rather than at the end of part 3 of the constitution, while part 3 containing the fundamental rights is justiciable, part 4 containing the directive
प्रिंसिपल इज नॉट। यही एक कारण है कि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकार जो पार्ट थर्ड में है उसके बाद न रख करके पार्ट फोर जिसमें डीपीएसपी है उसके आगे उसके बाद वाले चैप्टर में रखा गया है। मतलब पार्ट फोर के बाद पार्ट फोर ए में रखा गया है। पार्ट फोर में जो डीपीएसपी है और पार्ट फोर ए में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन दोनों में समानता है कि दोनों नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसिएबल हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सरकार इनके लिए अलग अलग कानून बनाकर इनको इन्फोर्स ना करे तब तक इनके उल्लंघन पर हम न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार कोई ना कोई सवाल इस चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। आप इस वीडियो को ठीक से देख लें एक बार और रिवाइज करके, और जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको एक बार अच्छे से याद कर लें, समझ लें। अगर कोई समस्या आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। आप हमसे फेसबुक के ऊपर भी ये जुड़ सकते हैं। फेसबुक लिंक स्क्रीन पे लिखा हुआ है @g.s.central.edu। आपने अभी तक वीडियो को देखा है इसलिए आपको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।